नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी भर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड करने वाला हूं। और जिस प्रकार से मैंने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं LDC वाले अभ्यर्थियों के लिए सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। उन्हीं के साथ साथ सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। उसके साथ साथ यहाँ पर रीट वाले अभ्यर्थी जिनके मन में एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि यदि रीट का जो प्रमाण पत्र है उसकी जो वैधता अवधि है, जो वैलिडिटी है, वो अगर आजीवन कर दी जाती है तो उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इस बात को लेकर कई सारे अभ्यर्थी चयनित हैं। तो इस बारे में आपको एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि ये सही क्यों है और गलत क्यों है। इन दोनों तथ्यों पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी प्रोवाइड करूँगा। अब उसके बाद में आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा कि क्या ये सही है। इस प्रकार से CTET का जो प्रमाण पत्र है उसकी अवधि आजीवन कर दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर DSSB भर्ती का जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में, बिजली विभाग की जो भर्तियाँ हैं उनके बारे में, ऐसी कई सारी भर्तियों के बारे में आप सभी को मैं जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, हम आपको प्रोवाइड कर सकें। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जानकारी हैं, वो है DSSSB की PGT परीक्षा को लेकर। मित्रों, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है पहले 8 जून से 20 जून थी और इस एग्ज़ाम डेट में बदलाव करके यहाँ पर दिल्ली कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 25 जून से 30 जून एग्ज़ाम डेट जारी की गई है PGT परीक्षा के लिए। इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है आपको DSSSB.delhi.gov.in पर मिल जाएगी। अगली अपडेट है यहाँ पर स्टेनो भर्ती प्रक्रिया को लेकर। राजस्थान निजी सहायक संघ के जो अध्यक्ष है रमन जी पारीक, वो उनके द्वारा स्टेनो भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने को लेकर मुख्य सचिव साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे मुलाकात की है। और इसी के साथ साथ LDC वाले जो अध्यक्ष हैं, मंत्रालय कर्मचारियों के जो अध्यक्ष हैं राधे महावा जी, उसके अलावा यहाँ पर रीट भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने को लेकर, पटवार भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने को लेकर, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी भर्तियां जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, ग्रेड 3 है, इन सभी भर्तियों की मांग को पूरे किए जाने को लेकर कई सारे मंत्रालय अध्यक्षों, राज्य स्तरीय अध्यक्षों, शिक्षक संघ अध्यक्षों, कई सारे अध्यक्ष लगातार सचिव महोदय से वार्ता कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इन सभी के संबंध में फैसला लिया जाकर जल्दी से भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण की जाए। इसके बाद में यहाँ पर विद्युत विभाग की जो भर्ती आई थी 2370 पदों पर, 2370 पदों पर जो भर्ती आई थी उनके बारे में सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। और सिलेबस में क्या बदलाव किया है, उस सिलेबस को लेकर राजस्थान के अभ्यर्थियों के मन में एक खुशी की लहर आएगी, क्योंकि पहले सिलेबस में राजस्थान GK ऐड नहीं थी। अब यहाँ पर 36 प्रश्न जो हैं वो राजस्थान GK के ही आएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, पार्ट A में 60 प्रश्न आएंगे 120 नंबर के, जो आपके प्रोफेशनल कोर्स के होंगे। उसके बाद में यहाँ पर 8 नंबर की रीजनिंग मेंटल एबिलिटी आएगी और 48 नंबर की जो GK आएगी उसमें राजस्थान GK 36 नंबर की होगी और 12 नंबर की जनरल साइंस और इंडिया वर्ल्ड की GK होगी। 8 नंबर की हिंदी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और 8 नंबर की जो जनरल इंग्लिश हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। उसके अलावा 8 नंबर की जो मैथमेटिक्स है वो, इस प्रकार से दोनों पार्ट में मिलाकर 120 + 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, कुल 200 मार्क्स के पेपर यहाँ दिए जाएंगे। और इस 200 मार्क्स के पेपर के बाद ही इन अभ्यर्थियों का चयन होगा। और इसके बाद यहाँ पर
कई सारी जानकारी जो आपको जाननी होगी टाइपिंग टेस्ट को लेकर, वो सब मैं आपको बारी बारी से प्रोवाइड करता रहूँगा। अगली अपडेट है यहाँ पर रीट प्रमाण पत्र को लेकर। रीट प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने को लेकर आक्रोश और दिन भर रहा ट्रेंड पर। मित्रों, यहाँ पर दो पहलू आपके सामने आएंगे और दो पहलू क्या है वो पहले आपको मैं समझाऊंगा। इसका जो पॉजिटिव पहलू है, सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉजिटिव पहलू की। मित्रों, ये पॉजिटिव पहलू क्यों है? अगर रीट का प्रमाण पत्र की जो वैधता है अगर वो आजीवन कर दी जाती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव क्यों है? इस बारे में अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से एक कंप्लीट वीडियो इसी चीज़ के ऊपर बनाकर प्रोवाइड करूं, ताकि आपको वहां पर स्पष्ट रूप से समझ आए कि रीट की जो वैधता अवधि है वो बढ़ाए जाने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि रीट की जो वैधता है अगर वो आजीवन कर दी जाए और इसके साथ में एक और आदेश जारी किया जाए कि जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा रीट अर्थात टेट पास की जाएगी वही अभ्यर्थी आरपीएससी देने योग्य होंगे। तो रीट के आधार पर ही ग्रेड 3 की जो आरपीएससी है उसका आयोजन किया जाना चाहिए, जैसा कि सीटेट के आधार पर कई सारी भर्तियां जैसे केवीएस की हैं, एनवीएस की हैं, इन कई सारी महत्वपूर्ण भर्तियों की प्रक्रिया की जाती है। अगर उसी आधार पर यहाँ टेट के बाद आरपीएससी का आयोजन किया जाए तो अभ्यर्थियों के मन में किसी प्रकार का आक्रोश या रोष पैदा नहीं होगा और अभ्यर्थियों के लिए कई सारा बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने वाला है। अब इसके बारे में जो जानकारी है विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे, या मैं प्रयास करूँगा कि शनिवार को आप सभी के सामने लाइव या दूसरे माध्यम से मैं आपको रीट की जो वैधता अवधि है उसके बारे में स्पष्ट रूप से पॉइंट टू पॉइंट समस्त जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूं। यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी लगातार मांग उठाई जा रही है और लगातार ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि जितने भी राज्य के विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का आयोजन किया जाए। इसके बाद में एनटीटी भर्ती को लेकर भी समस्या बनी हुई है कि जिनका अंतिम परिणाम जारी हो चुका है उसके बावजूद भी उन अभ्यर्थियों को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न किया जाकर नियुक्ति प्रोवाइड नहीं की गई। इसके बाद में लाइब्रेरियन भर्ती का जो मसला चढ़ रहा है बार बार कि अंतिम परिणाम जारी होने के बावजूद भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी अब तक उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रोवाइड नहीं की है, तो वहाँ उनके लिए भी लगातार सचिव महोदय से बात की जा रही है। इसके बाद में अगली अपडेट है एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो मित्रों, यहाँ पर एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं शाम को इस बारे में जानकारी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर मैंने देरी की कि कल शाम को 4 बजे सीएस महोदय की मीटिंग होनी थी। हालांकि मीटिंग थोड़ी लेट हुई थी और मीटिंग में किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ, और मीटिंग में जब किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर जानकारी प्रोवाइड करने में असमर्थ हूँ। लेकिन यहाँ पर सीएस महोदय से मीटिंग में जो वार्ता हुई उसमें कहा गया है कि लंबित भर्तियों की जो अड़चन है उसको दूर करने के बारे में सीएस महोदय ने निर्देश दिए हैं। यहाँ पर बाधाएं दूर करने के लिए संभावित उपाय करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मामला लंबित क्यों है, उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। साथ ही जो भर्तियाँ प्रक्रियागत खामियों के चलते लंबित हैं उनकी प्रक्रियागत दिक्कतों को दूर करने के लिए भी यहाँ पर सीएस महोदय ने निर्देश दिए हैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस सहित तमाम आरक्षण की पालना करते हुए पहले ही तमाम बिंदु देखकर भर्ती निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। और रीट भर्ती 2021 की जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में, और स्टेनोग्राफर रीट 2016, एसएलपी, रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला सहायक, पटवार भर्तियां और भी अन्य जो लंबित भर्तियां हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी शेयर करने की बात थी, लेकिन इन सभी के बारे में फ़िलहाल कोई स्पष्ट रूप से जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। इनके बारे में जो स्पष्ट जानकारी है वो बाद में प्रोवाइड की जाएगी। इसके बारे में एक और दोबारा जो बैठक होगी उसके माध्यम से ही जानकारी शेयर की जाएगी। अब यहाँ पर अंतिम जो वार्ता है,
यहाँ पर अंतिम जो वार्ता है वो एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए होगी। जिस प्रकार से एलडीसी वाले अभ्यर्थी बार बार वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि ट्विटर के माध्यम से और भी कई सारे माध्यम से लगातार सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने की मांग की जा रही है। उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए आप, SC/ST बैकलॉग संघर्ष समिति ने एलडीसी भर्ती 2018 में बैकलॉग से चयनित अभ्यर्थियों ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अर्थात NJR सूची पर जितने पद हैं उन पदों पर, उन समस्त पदों पर यहाँ वेटिंग लिस्ट निकाले जाने के बारे में बात की जा रही है। और इसके अलावा कई सारे पद ऐसे हैं, लगभग 700 से 800 पद ऐसे हैं जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करने के बाद में अपने पद से त्याग किया है और दूसरे विभाग में ज्वाइन कर लिया है। तो उन सभी 700 से 800 पदों के बारे में लगातार वेटिंग लिस्ट निकाले जाने को लेकर बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर CM महोदय और सचिव महोदय के द्वारा कोई स्पष्ट जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी जो हाल ही में 603 अभ्यर्थियों की सूची आई थी, उसमें भी लगभग 25 से 30 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करने वाले। तो ये 25 से 30 अभ्यर्थियों की जो वैकेंट रहेगी वो NJR के रूप में रहेगी। तो इन NJR के पदों पर वेटिंग लिस्ट आना सुनिश्चित हैं। उसके बाद में लगभग 98 या 99 पद बैकलॉग वाले हैं जो NJR के हैं, तो उन NJR के पदों पर भी वेटिंग लिस्ट आना सुनिश्चित है। अब उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन करके अपना पद त्याग किया था, उन 700 से 800 पदों पर वेटिंग लिस्ट आने के बारे में अभी स्पष्ट कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि अभी स्पष्ट रूप से ना तो CS महोदय का और ना ही CM महोदय का आदेश जारी हुआ है। तो लगातार इन सभी के बारे में कई विधायकों से, CS महोदय से जो वार्ता हो रही है, उन वार्ता के आधार पर जब स्पष्ट रूप से आदेश जारी किए जाएंगे तब आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड की जाएगी।